ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे OSPF से। ठीक है, ओके। OSPF। ओके। OSPF में जाने के पहले अपन थोड़ा सा स्टैटिक राउटिंग जो अपन ने देखा था उसमें क्या क्या हम्म। दिक्कतें आती हैं, पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने पास तीन राउटर है, R1, हम्म। R2 और R3। याद हो तो हमें जब R1 से स्टैटिक राउटिंग जब करते थे तो R1 से R3 तक जाने का रास्ता अपन कॉन्फ़िगर करते थे, और R3 से वापस R1 जाने का रास्ता अपन कॉन्फ़िगर करते थे। हाँ R1 जी। से R2 कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि R1 को पहले से ही ये वाले इंटरफेस पे जो भी नेटवर्क चल रहा है उसके बारे में पता रहता था। सिमिलरली R2 को अपने दोनों इंटरफेस पे क्या नेटवर्क चल रहा है उसके बारे में पता रहता था। वो इसलिए इजीली R2 जो है यहाँ से R1 जा सकता था, R2 R3 भी जा सकता था। सिमिलरली R3 और R2 के बीच में कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट रहती थी, R1 से R2 के बीच में कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट रहती थी। पर हाँ जी। R1 से R3 के लिए हमें कम्युनिकेशन करवाना पड़ता था, R3 से R1 के लिए करवाना पड़ता था। फिर मैंने एक बार बीच में तुम्हें असाइनमेंट दिया था जहां पे 5 राउटर्स हो गए थे, हाँ जी। है ना। जब 5 राउटर्स हुए थे तो R1 से R4 एंड वाइस वर्सा, R1 से R5 एंड वाइस वर्सा। ठीक है, R2 R4 वाइस वर्सा, R2 R5 वाइस वर्सा, R3 एंड R5 वाइस वर्सा। इतने सारे अपने को कनेक्टिविटी करना पड़ता था। तब भी एक बार हाथ बैठ जाए तो 5 राउटर कॉन्फ़िगर करने में कोई बड़ी बात नहीं है। 10 राउटर भी हो तो भी तुम फटाफट कर सकते हो। बट अगर हमारे पास 20-25 राउटर है और हर हम्म। एक पे बैठ के हमें वो करना है, क्या बोलते हैं, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। पहला, ठीक है, हाँ जी। स्टैटिक राउटिंग विथ मल्टीपल राउटर्स। ठीक है, मल्टीपल राउटर्स इज टीडीएस और टाइम टेकिंग, मैं बोलूंगा टाइम टेकिंग टास्क। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम खुद से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, एरर चांसेस एरर के चांसेस होना ज्यादा है। ठीक है, एरर हम्म। चांसेस आर मोर, राइट। तो इस वजह से हम स्टैटिक राउटिंग, जब हमारे पास बहुत सारे राउटर्स होते हैं तो स्टैटिक राउटिंग करना पहली बात तो टाइम टेकिंग टास्क होता है, और दूसरा एरर होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से हमने क्या किया कि यार हमने सोचा कि चलो यार कुछ ऐसे मैकेनिज्म बनाते हैं या फिर टेक्नोलॉजी बनाते हैं जहां पे हमें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस राउटर को बोलना है कि यार यहां से उस डायरेक्शन या फिर उस डेस्टिनेशन आईपी तक पहुंचना है। तो मैंने कुछ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया उस राउटर पे, और राउटर ने बाकी पूरा काम कर दिया। ठीक है, मतलब उस अगर ये 5 राउटर्स के बीच में मैंने ऑटोमेटिकली कोई एक चीज चला दी, हाँ जी। तो जो भी मैंने चीज चलाई है, फॉर एग्जांपल ओएसपीएफ में अगर चलाता हूं तो पांचों राउटर्स के बीच में चलेगा, और वो खुद ब खुद R1 से R3 R4 R5 कैसे पहुंचना है वो कैलकुलेट कर लेगा, वो खुद ब खुद कर लेगा। हम्म। ठीक है, और हमें पता है स्टैटिक राउटिंग नॉर्मल राउटिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है। जब हम राउटिंग करते हैं कोई भी राउटर को, पहला चीज सबसे पहले उसको एक डेस्टिनेशन आईपी चाहिए होता है। राउटिंग टेबल में सबसे पहला वो देखता है कि भाई क्या मुझे हम्म। वो डेस्टिनेशन आईपी जाना आता है। हाँ जी। ठीक है, दूसरा उसको नेक्स्ट हॉप आईपी चाहिए होता है या एग्जिट इंटरफेस, दोनों में से कोई एक चाहिए रहता है। ठीक है, तो हम जो भी ओएसपीएफ पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ने हम्म। वाले हैं, ओएसपीएफ यही करता है। वो एक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए
नेक्स्ट हॉप आईपी या फिर एग्जिट इंटरफेस राउटर को खुद ब खुद बताता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। ठीक है, तो हम R1 पे बैठे बैठे, मैं ओएस हम्म। अगर मैं R1 पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसको पता पड़ जाएगा कि भाई R5 कैसे जाए। नेक्स्ट हॉप आईपी क्या होगा, एग्जिट इंटरफेस क्या होगा, वो सब उसको पता पड़ जाता है। ठीक है, ठीक। तो इस वजह से हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पे, अभी तक तो हमने स्टैटिक राउटिंग पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा, अब हम जाएंगे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में। डायनेमिक का मतलब होता है खुद ब खुद या फिर ऑटोमेटिकली कुछ काम कर जाना। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, हमारे पास बहुत सारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। मेनली ये चार, जब तुम अगर नेटवर्किंग में जब काम करने लगोगे, डोमेन में जाओगे, मेनली ये चार तुम हमेशा देखोगे। सबसे पहला और सबसे कॉमन वो है ओएसपीएफ, दूसरा है आईएसआईएस, ठीक है, तीसरा है ईआईजीआरपी, और चौथा है रिप, राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। हालांकि रिप आजकल यूज में बिल्कुल नहीं करते हैं, लिटरली वो क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट तो नहीं बोलूं, हाँ एक्सटिंक्ट हो चुका है, कोई यूज नहीं करता है रिप। वो क्यों नहीं करता वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी याद हो तो मैंने बताया था कि जब ओएसआई लेयर में पढ़ा रहा था तो मैंने आईपी को एक रोड के साथ कंपेयर किया था, है हम्म। ना। और हमारे जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो जो भी मैंने सामने लिखा है राउटिंग प्रोटोकॉल्स, वो होते हैं व्हीकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स। तो हमारे पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं, ठीक है, बस हो गया, ठीक है, कार हो गई, टू व्हीलर हो गए कोई भी, हम्म। ठीक है, टू व्हीलर हो गया। तो सिमिलरली ये जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है ना, ये सब ऐसे ही हैं। कुछ कोई बस जैसा काम करेगा, मतलब एक को बस मान लो, एक को कार मान लो, ठीक है, एक को एक को कोई टू व्हीलर मान लो। ओके। इनको रिलेशन में ऐसे समझाने का मेरा मतलब ये है कि ऑब्वियसली ये बस हो या कार हो या टू व्हीलर हो, वो क्या कैरी कर हम्म। रहा है, पैसेंजर्स, हाँ जी। है ना। हम भी एक पैसेंजर ही है, मैं भले ही हम्म। खुद ड्राइव करके जाऊं या बस में जाऊं या किसी के पीछे टू व्हीलर में बैठ के जाऊं, मैं तो एक पैसेंजर ही हूं, है तो सेंचुरी है। है ना। तो ये ओएसपीएफ, आईएसआईएस और ईआईजीआरपी क्या कैरी करते हैं, डेटा। ओके। ठीक है, तो हम्म। ऑब्वियसली जब तुम ओएसपीएफ, आईएसआईएस या फिर ईआईजीआरपी कुछ भी तुम ये पांच राउटर्स के बीच में कॉन्फ़िगर करते हो, तो वो बेसिकली तुम्हारे डेटा को R1 से R5 तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अब ये ऑब्वियसली ये बस, कार और टू व्हीलर में इनकी खुद खुद की खुद फीचर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि बस हम्म। मान लो, ठीक है, बस में पैसेंजर्स बहुत बैठ सकते हैं, ठीक है, आप पैसेंजर को भर भर के लेके जा सकते हो, ठीक है, 50 पैसेंजर तो ऐसे ही बैठ सकते हैं। जी हाँ। जो बैठ सकते हैं पैसेंजर्स, जो खड़े हो सकते हैं पैसेंजर्स, उसमें तुम और 20 लोग को जोड़ लो, 70 पैसेंजर तुम बस में ले जा सकते हो। हम्म। ठीक है, कैपेसिटी के हिसाब से बस सबसे बढ़िया है, पर और उसी के हिसाब से टू व्हीलर में सिर्फ दो ही लोग जा सकते हैं। हाँ ठीक जी। है, आप रूल ब्रेक कर लो तो तीन लोग चार लोग बैठा के जाओ, कौन मना कर रहा है ना। बट हम्म। तब भी टू व्हीलर में सिर्फ दो लोग जा सकते हैं। दो लोग जाएंगे। कार डिपेंड करता है किस टाइप की कार है, हाँ एसयूवी जी। है कि हैचबैक है कि सेडान है कि अपनी हम्म। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ पांच जी। लोग, सात लोग, आठ लोग, ठीक है, डिपेंड करता है। हम्म। सिमिलरली ये ओएसपीएफ, आईएसआईएस और ईआईजीआरपी में भी इनके खुद के फीचर्स हैं, ठीक है, और हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ओएसपीएफ चूज कर सकता हूं मैं, या फिर आईएसआईएस चूज करूंगा, या फिर ईआईजीआरपी चूज करूंगा। ठीक है, तो मैं हाँ जी। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं
ओएसपीएफ चूज करूंगा, आईएसआईएस या ईआईजीआरपी चूज करके मैं अपना डेटा आगे भेज सकता हूँ। ठीक है। अब मैंने जो ये रिलेशन बताया ना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ ईआईजीआरपी से सिर्फ 2 टाइप के डेटा भेज सकता हूँ, या फिर आईएसआईएस से सिर्फ मैं 5 या 6 टाइप के डेटा भेज सकता हूँ, या फिर ओएसपीएफ में 50 हम्म, डेटा भेज सकता हूँ। ऐसा नहीं है। सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैंने बताया कि जैसे बस, कार और टू व्हीलर में अलग अलग फीचर्स होते हैं, सिमिलरली ओएसपीएफ, आईएसआईएस और ईआईजीआरपी के खुद के फीचर्स होते हैं, और वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। और आज हम ओएसपीएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो सबसे कॉमन राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो तुम दुनिया भर में देखोगे। वो कोई भी डिवाइस हो जाए, सिस्को का डिवाइस हो जाए, या फिर सिस्को से अलग कोई डिवाइस हो जाए, जैसे कि जूनिपर एक डिवाइस है, उसमें हम्म, amazon के डेटा सेंटर्स में तुम ओएसपीएफ देख सकते हो, गूगल के डेटा सेंटर्स में ओएसपीएफ देखोगे। ऐसा नहीं है कि आईएसआईएस और ईआईजीआरपी यूज नहीं होते, होते हैं, बट वो अगेन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। ठीक है। हम्म, अब ये सबसे ज्यादा ओएसपीएफ ही यूज क्यों करते हैं, अपन ये जानते हैं। ओके। तो ओएसपीएफ का फुल फॉर्म होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये है इसका फुल फॉर्म, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है। अब पूरे दुनिया भर में ओएसपीएफ यूज करने का कारण ही इसका पहला जो वर्ड है, ओपन, हम्म, उस वजह से है। ओके। ओपन का मतलब ये ओपन सोर्स है, या फिर ओपन स्टैंडर्ड बोल सकते हो। ओपन हम्म, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कोई भी वेंडर इसको यूज कर सकता है। सिस्को यूज कर सकता है इसको, जूनिपर यूज कर सकता है इसको, amazon यूज कर सकता है, आईबीएम यूज कर सकता है, नोकिया यूज कर सकता है इसको। ठीक है, कोई भी यूज कर सकता है। यही चीज तुम अगर ऊपर ये आईएसआईएस या ईआईजीआरपी देखो ना, हाँ जी। आईएसआईएस सिस्को का है, ईआईजीआरपी भी सिस्को का है। हालांकि अभी ये ओपन स्टैंडर्ड हो गया है, बट तब भी इसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है। जिस वजह से तुम हर जगह ओएसपीएफ देखोगे, है ना। अब यही देख लो ना, हम्म, कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज मैं हर जगह यूज कर सकता हूं। ठीक है। मेरे को अभी कोई एग्जाम्पल, रियल टाइम में एग्जाम्पल नहीं आ रहा। ठीक है। अगर मैं कोई भी चीज कहीं भी जाऊं, दुनिया भर में यूज कर सकता हूं मैं, ऑब्वियसली मैं वो हम्म, प्रिफर करूंगा ना। हाँ जी। ठीक है। एग्जाम्पल, इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश दुनिया भर में तुम कहीं भी जाओ, कोई ना कोई बोलने वाला तुमको मिल जाएगा। ये तो है। ठीक है। तो तुम इंग्लिश सीखने की ज्यादा कोशिश करोगे। ठीक है। यूनिवर्सल लैंग्वेज जो सब। हाँ, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हम्म, अब हालांकि ये चीज ऐसा है कि इंग्लिश, ऑफिशियली नहीं है। इंग्लिश बोलने वाले कम है, बट इट इज स्पोकन एवरीवेयर। ये मैंडरिन एंड चाइनीज बोलने वाले सबसे ज्यादा है। ठीक है। बट एनीवे, मैंडरिन और चाइनीज तुम कहीं जाके बोलोगे, किसी को समझ में नहीं आएगा जब तक तुम चाइना में नहीं हो। ठीक है। तो इसी वजह से ओएसपीएफ यूज कर होने लगा, क्योंकि मैं कोई भी वेंडर में इस प्रोटोकॉल को यूज कर सकता हूं। ठीक है। ये दूसरा, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। हम्म, ये जो आखिरी के 3 वर्ड्स है ना, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसपीएफ बोलते हैं। तो पूरा बन गया ओएसपीएफ। अब इस एसपीएफ का मतलब क्या होता है? एसपीएफ का मतलब ये होता है कि गूगल मैप में अगर ध्यान हो तो मैंने एक बार दिखाया था कि यार, मुंबई से अगर मुझे गोवा जाना है, ठीक है, हम्म, तो गूगल मैप मुझे अलग अलग रास्ते दिखाएगा। ठीक है। एक कुछ ये नंबर 1 रास्ता हो गया, ये नंबर 2 रास्ता एक हो गया, ये एक सीधा रास्ता हो गया। ठीक है, चलो मान लेते हैं मुंबई से गोवा जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं। ठीक है। तो गूगल मैप आपको क्या, कौन सा रास्ता दिखाता है? बेस्ट, है ना। गूगल मैप हाँ आपको जी। बेस्ट पाथ दिखाता है। बेस्ट पाथ वो कैसे दिखाता है? टाइम के हिसाब से।
और डिस्टेंस के हिसाब से, हाँ जी। है ना। सिमिलरली ये शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओएसपीएफ जो ये शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है ना, वो तुम्हारे सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने की सबसे बेस्ट पाथ कौन सी है वो डिसाइड करके तुमको देता है। Yep. ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक तुम कैसे जाओगे वो भी बताता है, और सबसे बेस्ट वे में कैसे जा सकते हो वो भी बताता है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, आईएसआईएस भी यही करता है, ईआईजीआरपी भी यही करता है, बट ओएसपीएफ के नाम में ही शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है। हालांकि ओएसपीएफ, आईएसआईएस, ईआईजीआरपी तीनों काम यही करते हैं कि एक सेम ही सोर्स करते से डेस्टिनेशन जाने तक के लिए सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है, और वो खुद ब खुद वो तुमको बताएगा भी। ठीक है, बट ओएसपीएफ के नाम में ही शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, करते तीनों एक ही काम है, बट करने का तरीका अलग है। तो ओएसपीएफ का ये जो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है, वो ये बोलता है कि भाई सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मेरे पास बेस्ट पाथ कौन सा है। मेरे पास बहुत सारे पाथ होंगे, उनमें से बेस्ट पाथ कौन सा है। और अगर एक ही पाथ है, हैं। अगर मुंबई से गोवा जाने के लिए एक ही पाथ है, तो वही एक पाथ मेरा बेस्ट पाथ होगा। ठीक है, या अब ये जो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो है, वो ओएसपीएफ जो है एक एल्गोरिथम रन करता है। ठीक है। ठीक है, वो एल्गोरिथम रन करता है, सॉरी, एल्गोरिथम रन करता है, और उस एल्गोरिथम का नाम है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ये एक बंदा है जिसने डाइक्स ये क्रिएट किया, उसके नाम पर बनाया गया डाइक्स्ट्रा, इसने ही ये एल्गोरिथम क्रिएट किया, जिसके बेसिस पे एक राउटर डेस्टिनेशन आईपी तक जाने के लिए बेस्ट पाथ ढूंढ के रखता है। ठीक है, हम्म। अब अब थोड़ा सा ओएसपीएफ के डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले ये देखते हैं कि ओएसपीएफ में जब पढ़ाऊंगा ना, मैं कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले पढ़ाऊंगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ मैं इसके डिटेल्स में भी जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी और आईएसआईएस, ये तीनों प्रोटोकॉल जो है ना, अगर एक डेस्टिनेशन से, समझ लो ये R1, ये है R2 और R3। ठीक है, तो अगर R1 को R3 तक जाना है, ठीक है, तो मैं कोई भी प्रोटोकॉल चलाऊं, ओएसपीएफ हो, ईआईजीआरपी हो या आईएसआईएस हो, मुझे सबसे पहले R1 और R2 के बीच में चलाना पड़ेगा, फिर R2 और R3 के बीच में चलाना पड़ेगा, ताकि R3 का इंफॉर्मेशन R1 तक आ सके और R1 का इंफॉर्मेशन R3 तक आ सके, जिससे कि R1 को R3 तक कैसे जाना है वो पता पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब, मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि हम्म। जब भी तुम कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हो, आईएसआईएस हो जाए या ईआईजीआरपी हो जाए या फिर ओएसपीएफ हो जाए, ये तुम सबसे पहली बात डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के साथ ही चलाते हो, के बीच में ही चला सकते हो। तो दो राउटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो ही इनके बीच में राउटिंग प्रोटोकॉल चलेगा, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो, और इन दोनों दो राउटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए, तो ही तुम राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हो। क्यों? क्योंकि इनका कंडीशन ही यही होता है कि अगर मैं राउटिंग प्रोटोकॉल दो राउटर्स के बीच में चला रहा हूं, तो इन दोनों ये जो इंटरफेस है ना, वो दोनों एक ही नेटवर्क के पार्ट होने चाहिए, वो एक ही नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए। ये ध्यान रखना बात, मैं थोड़ी देर में इसका मीनिंग समझाता हूं। ओके। ठीक है, अभी हम
थोड़ा सा ओएसपीएफ पे जाते हैं। ओएसपीएफ जो ठीक। है लेयर 3 प्रोटोकॉल है, जो ओएसआई लेयर मॉडल के लेयर 3 पे चलता है। ठीक है। और ओएसपीएफ जो है एक मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है। मैं मल्टीकास्ट के बारे में अभी तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। ये एक मल्टीकास्ट ठीक। एड्रेस यूज करता है जिसका एड्रेस है 224.0.0.5। ये फिक्स्ड है, ये ओएसपीएफ के हम्म। लिए फिक्स्ड है। ठीक है, ये ओएसपीएफ के लिए फिक्स्ड है। तो ओएसपीएफ अपने जो भी मैसेजेस भेजता है वो इस एड्रेस पे भेजेगा। ठीक है। और लेयर 3, सॉरी, IPv4 हेडर में, याद हो मैंने बताया था IPv4 हेडर में एक प्रोटोकॉल फील्ड होता है। ठीक है। उस प्रोटोकॉल फील्ड में ओएसपीएफ के लिए नंबर होता है 89। ये दोनों का मैं अभी मीनिंग तुमको समझाता हूं। सबसे पहले बात तो मल्टीकास्ट पे आते हैं। मल्टीकास्ट का मीनिंग क्या होता है? एफएम रेडियो सुनते ही होगे, हाँ जी। है ना? तो अपने इंडिया में बहुत ही फेमस एक है 98.3, रेडियो मिर्ची। हम्म। तुम कोई भी एफएम चैनल ले लो, 98.3, 105, 103, जो भी लेना है ले लो। ये एफएम स्टेशन जो है 98.3 वाला, वो तो हाँ जी। 98.3, 98, फर्स्ट ऑफ ऑल 98.3 है क्या? ये एफएम जो बोलते हैं वो होता क्या है? हाँ जी, उसकी फ्रीक्वेंसी करेक्ट। 98.3। ये एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हाँ जी। ठीक है। तो ये 98.3 स्टेशन जो है वो 98.3 के फ्रीक्वेंसी पे अपना डेटा भेज रहा है। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, गाने हो सकते हैं, पॉडकास्ट हो सकता है, बेसिकली अपने इस फ्रीक्वेंसी पे वो डेटा भेज रहा है। हम्म। और अगर मुझे ये डेटा को सुनना है, ठीक है, 98.3 पे जो भी डेटा, जो भी गाने चल रहे हैं, अगर मुझे 98.3 पे सुनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे रेडियो पे 98.3 को ट्यून करना पड़ेगा। हम्म। तब जाके क्या होगा? 98.3 पे जो भी डेटा आ रहा है, मेरा रेडियो उसको रिसीव कर सकता है या सुन सकता है। हम्म। ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 98.3 क्या है? 98.3 एक फिक्स्ड सोर्स है, एक फिक्स्ड सोर्स है। ठीक है। और वो ये 98.3 फ्रीक्वेंसी पे डेटा भेज रहा है। और ये डेटा किसी को सुनना है, उसको 98.3 पे ट्यून करना पड़ेगा। तो हुआ क्या? ये 98.3 जो है सिर्फ एक बंदे के लिए तो नहीं भेज रहा, जिसको हम्म। भी सुनना है उसको 98.3 पे ट्यून करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इंडिया में करोड़ों लोग हैं जो हर दिन 98.3 सुनते हैं, पर हाँ भेज जी। कौन रहा है? एक बंदा भेज रहा है, सिर्फ एक हम्म। बंदा भेज रहा है। बट सुन, कुछ करोड़ लोग सुन रहे हैं, सभी नहीं या। सुन रहे, सबको नहीं हम्म। भेज रहा है। वो कुछ एक पर्टिकुलर यूजर्स को भेज रहा है, और वो यूजर्स को अगर सुनना है तो उनको 98.3 पर ट्यून करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्ट मीनिंग या। वन टू मेनी, वन टू ऑल नहीं है। ऑल मतलब ब्रॉडकास्ट होता है, मैं सबको भेज रहा हूं। हम्म। वन टू मेनी है, मतलब एक सोर्स है और बहुत सारे सुनने वाले हैं। सिमिलरली ओएसपीएफ को जब भी अपने इंफॉर्मेशन, डेटा की बात नहीं, अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना रहता है किसी के साथ, तो वो इस हम्म। एड्रेस पे भेजता है, 224.0.0.5 पे भेजता है। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं R1 ने ओएसपीएफ चलाया, ठीक है, तो R1 पे जैसे ही ओएसपीएफ चलने लगेगा, R1 क्या करेगा? वो ओएसपीएफ मैसेजेस इस एड्रेस पे भेजना शुरू करेगा। ठीक है, वो भेजना शुरू करेगा। हम्म। एफएम वाला भी यही भेजता है, मैं भेज रहा हूं, जिसको सुनना है सुने,
जिसको नहीं सुनना ना सुने, पर मेरा काम है भेजना। R1 भी यही करता है कि वो क्या करता है, वो 224.0.0.5 मल्टीकास्ट एड्रेस पे अपना इंफॉर्मेशन भेजना शुरू करता है। तो अगर R2 को R1 से आ रहे इंफॉर्मेशन को सुनना है, तो उसको भी 224.0.0.5 पे सुनना पड़ेगा। जैसे कि ये FM यहां पे 98.3 पे भेज रहा है, तो कोई जिसको भी सुनना है वो 98.3 पे अपना रेडियो को ट्यून करता है, तो ही यहां से हाँ जी। आने वाला डेटा सुन पाता है। यस। सिमिलरली आर टू पे भी आर टू पे भी हमें OSPF इनेबल करना पड़ता है, जिससे कि R2 क्या करेगा, 224.0.0.5 के इंफॉर्मेशन को लिसन करना शुरू करेगा, साथ ही साथ 224.0.0.5 पे इंफॉर्मेशन भेजना भी शुरू करेगा। तो दो ठीक है। चीजें होती है। R1 पे जैसे ही तुम OSPF कॉन्फ़िगर करते हो, तो वो दो काम करता है। 224.0.0.5 पे इंफॉर्मेशन भेजना शुरू करता है, और इसी एड्रेस पे इंफॉर्मेशन सुनने भी लगता है। तो दो काम हो रहे हैं। ठीक हम्म, है। अब R1 से R1 से 224.0.0.5 पे इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है। R2 को और भी कंफर्मेशन चाहिए कि यार ये OSPF का ही इंफॉर्मेशन है या नहीं है। मुझे कैसे पता पड़ेगा कि ये 224 पे तो वो भेज रहा है, पर क्या ये हम्म, OSPF का इंफॉर्मेशन है? मुझे ये भी और कंफर्मेशन चाहिए। तो याद हो तो मैंने बताया था IPv4 हेडर पे, एक मिनट हाँ मैं जी। बंद कर, IPv4 हेडर, ये जो IPv4 हेडर में ये जो प्रोटोकॉल फील्ड है ना, हम्म, उसमें नंबर होता है 89। इसके अंदर होता है नंबर 89। और ये जो डेटा देख रहे हो ना, इसके अंदर जाता है तुम्हारा OSPF मैसेजेस। ठीक है। तो जब R1 OSPF मैसेज भेजेगा, डेस्टिनेशन IP रखेगा 224.0.0.5, और इस प्रोटोकॉल नंबर के इस प्रोटोकॉल पे लिखेगा 89, और इस डेटा के अंदर होगा OSPF के मैसेजेस। तो जब R2 को OSPF मैसेज रिसीव होता है, तो वो ये मल्टीकास्ट एड्रेस देखता है। डेस्टिनेशन IP में तो मल्टीकास्ट 224.0.0.5 लिखा रहता है, और प्रोटोकॉल नंबर 89, जिससे कि R2 को पता पड़ जाता है कि भाई ये OSPF के मैसेजेस हैं। ठीक है। समझ में आया मल्टीकास्ट क्या होता है? हम्म, ठीक है। अब मान लेते हैं ये R1 है और ये R2 है। ये 12.0.0.1 चल रहा है, और ये 12.0.0.2 चला रहा है। और R1 के पास एक लूपबैक एड्रेस है, समझ लो 1.1.1.1 का, और R2 के पास भी एक लूपबैक एड्रेस है 2.2.2.2 का। हमें पता है R1 को 12 नेटवर्क जाने के लिए रास्ता पता होगा, उसके राउटिंग टेबल में 12 नेटवर्क जाना है तो उसको वो राउटिंग टेबल पता होगा। ठीक है। पर R1 को 2.2.2.2 कैसे जाना है उसको नहीं पता। सिमिलरली R2 को 1.1.1.1 कैसे जाना नहीं पता। हमें स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, या फिर अब हम OSPF यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है। अभी R2 को अगर 1.1.1.1 के पास जाना है, तो वो उसमें खुद क्या बोलते हैं उसको, कहीं से क्या बोलते हैं, उसके अंदर ये नॉलेज नहीं है। जब तक हम्म, R1 ये नहीं बताएगा कि भाई तुमको अगर 1.1.1.1 के पास जाना है तो मेरे पास आओ, ये इंफॉर्मेशन जब तक R1 R2 को नहीं देगा, R2 इसके पास नहीं पहुंच सकता। सिमिलरली R2 जब तक R1 को ये इंफॉर्मेशन नहीं बोलेगा कि भाई 2.2.2.2 जाना है तो तुम मेरे पास आओ,
ये जब तक R2 R1 को नहीं बताएगा, R1 को पता ही नहीं पड़ने वाला। हम्म। बेसिकली ये कि आप और मैं बैठे हैं, ठीक है, आपका दोस्त कोई है, समझ लो आपके कोई दोस्त का नाम बता दो मेरे को। पवन। चलो, हाँ चलो, पवन, ठीक है। मेरा एक दोस्त, चलो मैं रोहित बोल देता हूँ, ठीक है, ये मैं हम्म। हूँ, लक्ष्य, ठीक है। मेरा ये दोस्त है रोहित, ठीक है। आप और मैं सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, तो ये है आदेश, और आदेश का दोस्त है पवन, ठीक है। जब तक आदेश मुझे नहीं बताएगा कि पवन मेरा दोस्त है, मुझे कैसे पता पड़ेगा? सिमिलरली, जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा कि रोहित मेरा दोस्त है, आपको रोहित के बारे में नहीं पता पड़ने वाला, हाँ जी। है ना? सिमिलरली यही मैं बता रहा हूं, जब तक R2 नहीं बताएगा कि 2.2.2.2 उसका दोस्त है, R1 को नहीं पता पड़ने वाला। सिमिलरली R1 जब तक नहीं बोलेगा 1.1.1 मेरा दोस्त है, R2 को नहीं पता पड़ने वाला। तो ये इंफॉर्मेशन ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कैसे करते हैं, अभी हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम्म। OSPF इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे करता है? तो OSPF को हम लिंक स्टेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, ठीक है। OSPF इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। अब इसका मतलब क्या होता है? R1 को अगर 1.1.1.1 के पास 1.1 R1 अगर लूप बैक 1.1.1 से कनेक्टेड है, तो R1 हम्म। के लिए 1.1.1.1 एक लिंक है, उसका कनेक्टेड लिंक है, ठीक है। अब ओके। R1 को R2 के पास अगर 1.1.1 की इंफॉर्मेशन भेजना है, या फिर इस लिंक का इंफॉर्मेशन भेजना है, तो वो क्या करता है? इस लिंक को और इस लिंक के स्टेट को R2 के पास एडवर्टाइज करता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, R1 को अगर 1.1.1.1 के बारे में किसी को बताना है, तो वो 1.1.1.1 को एक लिंक, खुद से जुड़ा हुआ एक लिंक जैसा ट्रीट करता है, और इस लिंक के स्टेट के बारे में वो एडवर्टाइज करता है, ठीक है। तो जब R1 पे हम OSPF इनेबल करते हैं, और हम्म। R1 जब R2 को 1.1.1.1 के बारे में बताता है, तो वो बेसिकली एक LSA जनरेट करता है। लिंक, यहां पे देखो, ये लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। तो R1 1.1.1.1 के बारे में R2 को LSA भेजकर इंफॉर्म करता है कि भाई, ये लिंक मेरे से कनेक्टेड है, और अगर तुमको इस लिंक के पास जाना है तो मेरे पास आओ। हम्म। बेसिकली मैं तुमको बोलता हूं, यार आदेश, रोहित मेरा दोस्त है, अगर तुमको रोहित से कुछ काम है तो तुम हम्म। मुझे बताना, मैं रोहित के पास वो इंफॉर्मेशन भेज दूंगा, ठीक है। सिमिलरली R2 में जब हम OSPF इनेबल करते हैं, तो R2 भी अपना खुद का एक LSA जनरेट करता है, जिसमें वो 2.2.2.2 को एक लिंक जैसा ट्रीट करता है, और उसके स्टेट के बारे में R1 को एक एडवर्टाइजमेंट भेजता है। तो R1 खुद का एक LSA जनरेट करेगा, R2 भी अपना खुद का एक LSA जनरेट करेगा, जिससे R1 को 2.2.2 के बारे में पता पड़ेगा, R2 को 1.1.1.1 के बारे में पता पड़ेगा। और ये कैसे पता पड़ता है? दोनों एक दूसरे के साथ लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स जनरेट करके हम्म। बताते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये समझ आया? हाँ जी। अब इसी के साथ साथ R1 जो है,
ये बताता है। अब ओएसपीएफ कॉस्ट के बारे में हम समझते हैं। मैंने याद है मैंने बताया था कि ये जो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जिससे हम्म कि कोई भी राउटर एक जगह से दूसरे जगह जाने का बेस्ट पाथ ढूंढता है। हम उसी बेस्ट पाथ के बारे में अब बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे पता पड़ गया R1 को अगर 2.2.2 के पास जाना है तो वो कैसे पता करता है, क्योंकि R2 उसको एक LSA भेजता है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट भेजता है 2 के बारे में। ठीक है, तो R1 को 2 तक जाने की इंफॉर्मेशन आ गई, सिमिलरली R2 को 1 अच्छा। तक जाने की इंफॉर्मेशन आ गई। अब R1 और R2 क्या करते हैं, अपना बेस्ट पाथ निकालते हैं 2 तक जाने के लिए, या फिर कॉस्ट निकालते हैं 2 तक जाने के लिए। मतलब अगर आपको मुंबई से गोवा जाना है, हम्म। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके निकालोगे यार। हाँ प्लेन जी। से जाऊंगा तो कितना खर्चा आएगा, टाइम खर्चा ठीक है, आएगा हर एक चीज। ट्रेन से जाऊंगा तो कितना खर्चा आएगा, कॉस्ट क्या लगेगी मेरे को, ठीक है, रोड से जाऊंगा तो पेट्रोल कितना लगेगा मेरे को, कॉस्ट। सिमिलरली बेसिकली ओएसपीएफ ये देखता है कि भाई मेरे पास 3 रास्ते हैं जाने के लिए, 3 रास्ते में से मेरे को सबसे कम कॉस्ट कौन सा लगेगा। ठीक है, ये 3 रास्ते हम्म। हैं मेरे पास बॉम्बे से गोवा जाने के लिए, इन तीनों में से सबसे कम पेट्रोल मुझे खर्चा किस में लगेगा, मैं वो देखूंगा। और अगर मेरे पास एक ही रास्ता है तो भाई जितना खर्चा लगना लगेगा, बट तब भी मुझे कितना खर्चा लगेगा पहले से पता करके रखना चाहिए। यही सेम चीज R1 और R2 दोनों करते हैं। R1 ये पता करता है कि भाई 2.2.2.2 तक पहुंचने के लिए उसको कितना खर्चा लगेगा, R2 भी यही देखता है कि भाई 1.1.1.1 तक पहुंचने के लिए उसको कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, ये समझ आया। हाँ जी। अब ये कॉस्ट पता कैसे करता है, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2। हम्म। ऑटो। R1 से जुड़ा हुआ है 1.1.1.1, R2 से जुड़ा हुआ है 2.2.2.2। ठीक है, मैंने बताया था R1 और R2 एक दूसरे को LSA भेजते हैं, हाँ जिससे जी। कि वो एक दूसरे के लिंक के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। ठीक है, तो अब जब R1 ये लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट भेजता है ना R2 को, तो R1 ये भी बोलता है कि यार, R1 ये बोलता है कि यार मेरे से मुझे 1.1.1.1 तक जाने के लिए मुझे इतना खर्चा लगता है, समझ लेते हैं हम्म। 10 रुपए लगते हैं उसको 1.1.1.1 तक जाने के लिए। ठीक है, और वो ये इंफॉर्मेशन जो है R2 को भेजता है। R2 भी यही बोलता है यार कि मेरे को 2.2.2.2 तक जाने के लिए ना मेरे को ना 10 रुपए लगते हैं, और ये इंफॉर्मेशन R1 को भेजता है। अब जब R1 से ये LSA R2 के पास आता है, R2 देखता है कि यार R1 ने मुझे बोला है कि उसको 1 तक पहुंचने का उसका खर्चा 10 है। हाँ उसके जी। बाद R2 भी देखता है यार, R2 बोलता है ठीक है R1 का खर्चा है 10 रुपया, मुझे कितना हम्म। खर्चा लग रहा है R1 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, मेरा खर्चा क्या है R1 तक पहुंचने के लिए, वो भी चलो मान लेते हैं 10 है। तो R2 का टोटल कॉस्ट कितना हो गया 1 पहुंचने के लिए, 20। हम्म। सिमिलरली R1 ये देखता है कि यार R2 ने मुझे बोला 2 पहुंचने के लिए उसका खर्चा उसको 10 रुपए लगते हैं, चलो ठीक है, मुझे कितना खर्चा लगता है R2 तक पहुंचने के लिए, चलो मान लेते हैं वो भी 10 है। तो R1 का टोटल खर्चा कितना हुआ यहां पहुंचने का, वो भी 20 हो गया। ऐसे ही R1 और R2 अपना कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हमने रुपयों के हिसाब से बताया, बट एक्चुअली R1 और R2 दोनों बेसिकली हम्म। एक इंटरफेस की कॉस्ट पता करते हैं, इंटरफेस कॉस्ट। ठीक है, हर इंटरफेस का, इंटरफेस का मतलब याद हो तो मैंने बताया था एक ईथरनेट इंटरफेस होता है, अपने अपन ने देखा है ईथरनेट इंटरफेस होता है,
फिर फास्ट इथरनेट इंटरफेस होता है, ठीक है। फिर गीगाबिट अपन ने अभी देखा है, गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। हम्म तो होता यह है कि इन सभी इंटरफेसेस का एक कॉस्ट होता है, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारी इंटरफेस की स्पीड बढ़ेगी, ईथरनेट मतलब 100 Mbps होता है उसका स्पीड, हम्म अभी हाँ 100 Mbps फास्ट, सॉरी ईथर फास्ट ईथर इसका 1000 है, 1000 नहीं, 10 Mbps सॉरी, इसका 10 Mbps स्पीड है। फास्ट इथरनेट का 100 Mbps होता है। गीगाबिट इथरनेट मतलब 1 Gbps स्पीड होती है इसकी। 10 गीगाबिट इथरनेट मतलब 10 Gbps स्पीड होती है उसकी, ठीक है। तो मतलब ये, जैसे जैसे तुम्हारा कॉ जैसे जैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारा कॉस्ट कम होता जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पे ना एक ओके मिनट मैं तुमको दिखाता हूँ। ओएसपीएफ कॉस्ट, ये डिफॉल्ट ओएसपीएफ कॉस्ट होती है, ओएसपीएफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये देखो, तो ये है तुम्हारी डिफॉल्ट ओएसपीएफ कॉस्ट्स, ठीक है। ये मैं तुमको समझाता हूँ ये कैसे कैलकुलेट किया इन लोगों ने, हम्म ठीक है। तो ये देख रहे हो 128 केबीपीएस की कॉस्ट है 781, ये डिफॉल्ट कॉस्ट है, ये तुम चेंज कर सकते हो। ओके 128 केबीपीएस 781, 384, 266, 768, 133, ऐसे 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 करते करते कम होते जाती है। जैसे जैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे तुम्हारी कॉस्ट कम हो रही है। कॉस्ट कम होती मतलब जा रही है। ये मतलब ये कि बॉम्बे से गोवा तुम अगर 2 लेन रोड यूज करके जाओगे तो हम्म तुम्हारी स्पीड कम होगी। हाँ जी 4 लेन यूज करोगे तुम्हारी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। हाँ जी 6 लेन यूज करोगे थोड़ी और बढ़ जाएगी स्पीड। 8 लेन यूज हम्म करोगे तो अच्छी स्पीड में जा सकते हो। और क्यों? हम्म, क्योंकि रोड की विड्थ बढ़ जाती है। हाँ जी रोड की विड्थ जब बढ़ती है तो ट्रैफिक थोड़ा सा सेग्रीगेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, डिवाइड और होता है। इस वजह से तुम जल्दी जा सकते हो, हम्म ठीक है। सिमिलरली यहां पर जैसे जैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हारा कॉस्ट कम होता है, कम होएगा। ठीक है। अब ये इंटरफेस कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। ओके कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेफरेंस बैंडविथ हम्म डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविथ, ठीक है। ये जो भी अपन ने कॉस्ट देखा ना यहाँ पे, ये जो भी कॉस्ट देख हाँ रहे हो ना, जी ये हाँ जी उसी फॉर्मूला से निकाला गया कॉस्ट है, ओके ठीक है। उसी फॉर्मूला से निकाला हम्म गया कॉस्ट है। अब हमारा रेफरेंस बैंडविथ, हाँ ये जो मैं निकाला गया कॉस्ट बोल रहा हूँ ये डिफॉल्ट है, मतलब हम्म ये जब भी तुम ओएसपीएफ चलाओगे हाँ जी तो राउटर ऑटोमेटिकली यही कॉस्ट उठाएगा। तुम इनको ओके चेंज कर सकते हो, हम्म बाय डिफॉल्ट ऐसा ही रहता है, बट इनको तुम चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी निकाला कैसे गया? रेफरेंस बैंडविड्थ को हम हमेशा 10 पावर 8 लेते हैं, जो कि बेसिकली है 100 Mbps, 10 पावर 8, ओके ठीक है। 100 मतलब बेसिकली 100 × 10 पावर 6, मेगा मतलब 10 पावर 6 होता है, तो वही हो गया 10 पावर 8, ठीक है। 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ, डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ, जो भी तुम्हारी इंटरफेस है, ठीक है। हाँ जी तुम्हारी 128 केबीपीएस है, ठीक है। तो हम्म 128,000 केबीपीएस, हम्म दैट्स इट। तो 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 128,000 करोगे तो तुमको 781 कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा, ओके ठीक है। उसके बाद ओके तुम अगर 384 करोगे, इसको यहाँ पे 384 कर देते हो तो तुमको कुछ और वैल्यू मिलेगी, 266 मिलेगा, हम्म ठीक गॉट है। इट
उसके बाद यहाँ पे अगर तुम 10 एमबीपीएस कर देते हो, हम्म ठीक है, 10 एमबीपीएस, ठीक है, मतलब 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 पावर 7, सो बेसिकली हो गया ये 10। और यहीं देख लो, ओके 10 एमबीपीएस की स्पीड है 10, 10 ठीक है। अब यही तुम 100 एमबीपीएस कर लो, जो कि बेसिकली हम्म सेम चीज है, 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 पावर 8, तो उसकी यहाँ कॉस्ट पे हो गई तो 1। 1। ये देखो, 100 एमबीपीएस की कॉस्ट है 1, ठीक है। अब इसके ऊपर भी देख लो, 1 जीबीपीएस है, 10 जीबीपीएस है, हाँ जी। मतलब 10 पावर 8 हम्म गिग, आई फॉरगॉट कितने जीरोस होते हैं, नॉट श्योर, 10। ठीक है। ऑब्वियसली 10 पावर 8 से ज्यादा जीरो है वो, ज्यादा ही ठीक है, होंगे। ठीक है। तो एक मिनट, गिग में कितने जीरोस होते हैं देख लेते हैं। गिग इज 10 पावर 9, ओके, ठीक है, 10 पावर 9, हम्म 10 पावर 9, तो ऑब्वियसली वो, हाँ यार 10 पावर 9 मतलब ये 1000 एमबीपीएस होना 1 गिग, मैं भी बेवकूफ हूँ, हम्म ठीक है। तो 10 पावर 9, तो अगर 10 पावर 9 हो गया तो ऑब्वियसली वो 0.1 हो जाएगा, हाँ जी। है ना। अब ओएसपीएफ जो है डेसिमल नहीं समझता, ओके। जिसकी वजह से तुम अगर 10 पावर 8 रखकर यहां भी कुछ भी वैल्यू डालो, 10 पावर 10 डालो, 11 डालो, 12 डालो, कुछ डालो, ओएसपीएफ उसको 1 ही कंसिडर करेगा। ओके, क्योंकि वो डेसिमल होके गिनता नहीं। हाँ, इसकी वजह से यहां देख लो, मैंने ये जो डायग्राम दिखाया था, कहाँ गया ये, 100 एमबीपीएस तो 1 है, 1 गिग का भी हाँ 1 जी। है, 10 गिग का भी 1 है, 100 गिग जाओगे तो भी 1 ही रहेगा वो, तो भी बनी रहे। ओके। ठीक है। हाँ जी। तो अगर अब तुम नेटवर्किंग के हिसाब से देखो, R1 है, हम्म हाँ ये जी। R2, ये R3 और ये R4, और- ठीक है। अगर ये 100 एमबीपीएस है, ये भी 100 एमबीपीएस है, ये 1 गीगाबिट है, ये 1 गीगाबिट है, तो हम्म 100 एमबीपीएस अगर लिंक है तो उनकी कॉस्ट क्या होती है, 1, इसकी कॉस्ट भी हाँ है जी। 1, तो R1 से R4 तक जाने की टोटल कॉस्ट क्या होगी, ये 1 प्लस ये 1, तो R1 हम्म से R4 तक ऊपर से जाने की कॉस्ट है 2, ठीक है। बट 1 गिग लिंक जो है 100 एमबीपीएस से ज्यादा है, करेक्ट, उसके बावजूद भी हाँ इसकी जी। कॉस्ट 1 है, यहां भी कॉस्ट 1 है, यहां से भी जाएगा तो भी 1 है, तो फिर ओके। हाइयर बैंडविड्थ का मतलब क्या हुआ फिर, अगर मैं हाइयर बैंडविड्थ भी यूज कर रहा हूं तब भी हम्म R1 किस R1 जो है ऊपर वाला ही पाथ ले रहा है, तो क्या मतलब है, हाइयर इंटरफेस बैंडविड्थ रखने का क्या फायदा हुआ अगर R1 को ये ऊपर कम बैंडविड्थ वाला लिंक लेके ही जाना है, क्यों, क्योंकि ओएसपी अब उसको 1 ही कंसिडर कर रहा है, उसके ऊपर तो वो कंसिडर कर ही नहीं पा रहा, ठीक है। इसी वजह से हम ये रेफरेंस बैंडविड्थ भी चेंज कर सकते हैं, अगर मुझे कॉस्ट चेंज करना है तो मैं ये रेफरेंस बैंडविड्थ भी चेंज कर सकता हूं, हम्म यहां पे मैं इसको लगा सकता हूं 15, समझ लो। तो अगर मेरे पास 1 गिग का लिंक आता है, 10 पावर 9 का लिंक आता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट चेंज होगी, ठीक है, इसकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी, हम्म है ना। तो इसी वजह से हम रेफरेंस बैंडविड्थ को हमने कांस्टेंट नहीं रखा है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट ओके। 10 पावर 8 है, पर अगर तुम्हारे पास 10 पावर 8 से ज्यादा कोई इंटरफेस आता है तो तुम हम्म उसको चेंज भी कर सकते हो, ओके। ठीक है, 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ। तो ये जो कॉस्ट जो है ना, मैंने बताया था, वो इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, ये समझ आया। हाँ जी। अभी जब R1 R2 तक जाने की कॉस्ट देखता है ना, वो ये देखेगा कि यार R1 से
R1 के ये इंटरफेस से R2 तक जाने की कॉस्ट क्या है, और R2 के इस इंटरफेस से टू टू तक जाने की कॉस्ट क्या है। तो ये कैसे पता पड़ेगा? R2 तो बता ही देगा कि भाई मेरी यहां तक जाने की कॉस्ट इतनी है, LSA में बता देगा। हम्म। R1 को क्योंकि R1 और R2 डायरेक्टली कनेक्टेड है एक इंटरफेस से, तो R1 को ऑटोमेटिकली पता पड़ेगा कि भाई इस ये कौन सा इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट है कि गीगाबिट है कि क्या है, उसको तो पहले से ही पता है। तो R1 क्या करेगा, R1 से R2 तक की कॉस्ट कैलकुलेट करेगा और उन दोनों को टोटल कर देगा। ठीक है। ओके। ऑब्वियसली मुंबई से गोवा अगर मुझे जाना है तो मैं डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता हूँ? मुंबई से अगर जो भी मेरा स्टॉप है, पहला स्टॉप, दूसरा स्टॉप, तीसरा स्टॉप, फिर ये है फाइनल स्टॉप। तो मुंबई से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, टोटल मैं ऐसे ही पता करता हूँ ना, टोटल हाँ जी। कॉस्ट। सिमिलरली यहां भी वही है फंडा कि R1, हाँ, R1 जो है 2.2.2 तक तक पहुंचने की टोटल कॉस्ट, वो ऐसे ही पता करता है। R1 से R2 तक जाने की कॉस्ट क्या है, और R2 से 2 तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है उसकी, ये दो ऐड करके टोटल कॉस्ट पता करता है। ठीक है। ठीक है। तो OSPF इज क्यूमुलेटिव कॉस्ट। तो अगर मैं तुमको ऊपर से थोड़ा सा फिर से रिकैप करके बताऊं, हम्म। तो OSPF जो है एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है, और ओके। वो अपना इंफॉर्मेशन जो है एक IP हेडर के अंदर भेजता है, हाँ जिसमें जी। उस IP हेडर में मल्टीकास्ट एड्रेस होती है 224.0.0.5, और उससे प्रोटोकॉल नंबर होता है 89। ठीक है। ओके। हाँ जी। उसके बाद वो अपना इंफॉर्मेशन, अपने से जुड़े हुए जितने भी लिंक है उनकी इंफॉर्मेशन हम्म। LSA के थ्रू एक्सचेंज करता है। और साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि भाई उस लिंक तक पहुंचने की मेरी कॉस्ट क्या है, जिससे कि सामने वाले राउटर हम्म। को पता पड़ जाता है कि R1 की कॉस्ट क्या है उसके लिंक तक पहुंचने की, और सामने वाला राउटर जो है R1 तक के पहुंचने की कॉस्ट पता करता है, और उससे वो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। और हमने देखा कॉस्ट, अलग अलग लिंक की अलग अलग कॉस्ट होती है, और वो कॉस्ट को इस फॉर्मूला से पता किया गया है, रेफरेंस हम्म। बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ। रेफरेंस बैंडविड्थ बाय डिफॉल्ट 10 पावर 8 होता है, डिवाइडेड बाय हाँ जी। जो भी इंटरफेस तुम यूज कर रहे हो। और ये तुमको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, सब OSPF करता है। ये जितना भी मैंने स्टेप बताया ना, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ राउटर हम्म। पे जाके OSPF इनेबल करना है। जैसे ही तुम ये इनेबल करोगे, राउटर ये सब कैलकुलेट कर लेगा। राउटर खुद ही LSA भेजेगा, राउटर खुद ही क्या हम्म। कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, और तुमको खुद ब खुद बेस्ट पाथ बता के दिखा देगा कि यार उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो ये है तुम्हारी कॉस्ट, और मेरा इंटरफेस का कॉस्ट ये है, ये है, ये है, फलाना ढिमका, ये सब करके तुमको दिखा भी देगा। हम्म। ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा छोटे से फटाक से एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, सिर्फ इतना ही जो हमने अभी तक पढ़ा, सिर्फ। कमांड मैं मंडे बताता हूँ तुमको क्या करते हैं, बट अभी ठीक है। सिंपली बस अभी तक मैंने जो भी बताया हम्म। उसको मैं दिखाता हूँ तुमको। ठीक है। अच्छा, ये आप आ गया ऑटोमेटिकली।
ठीक है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, ये राउटर्स पर हम्म। ओएसपीएफ इनेबल करूंगा। ये कमांड अभी छोड़ देना, ये कमांड ओके। मैं एक्सप्लेन बाद में करूँ। वन, ठीक है। हम्म। अभी देखो मैंने क्या बोला था, R1 पे मैंने जैसे ही ओएसपीएफ इनेबल किया, हाँ जी। ये R1 का जो है, ये वो है, क्या बोलते हैं, इंटरफेस आईपी है 12001। हम्म। ठीक है, 12001 जो है R1 का इंटरफेस आईपी है। यहाँ देखो, 12001 से वो एक अपना ओएसपीएफ मैसेज भेज रहा है। ये हेलो पैकेट छोड़ दो, हेलो पैकेट जो है एक ओएसपीएफ मैसेज है, फिलहाल के लिए वो ऐसा समझो। और वो किस पे भेज रहा है, हम्म। 224.0.0.5 के मल्टीकास्ट एड्रेस पे भेज रहा है। यहाँ देखो, ये IPv4 हेडर दिख रहा हम्म। है। इस हाँ जी। IPv4 हेडर में सोर्स क्या लगा है, सोर्स है R1 की इंटरफेस आईपी 12001, और डेस्टिनेशन आईपी देखो 224.0.0.5। और ओके। प्रोटोकॉल फील्ड में क्या लग के जा रहा है, 89। 89 या। ठीक है, 89 लगकर जा रहा है। 11। ठीक है, और ठीक है, अब मैं R2 पे भी जाके ओएसपीएफ इनेबल करता हूँ। हम्म। राउटर ओएसपीएफ 1। अब यहां देखोगे, R2 ने भी, ये देखो R2 ने हम्म। भी 224.0.0.5 पर एक ओएसपीएफ मैसेज 0.5 पे। भेजा। हाँ जी। ठीक है, और वो प्रोटोकॉल नंबर भी 89 है। 89 है या। ठीक है, तो उन्होंने हम्म। ओएसपीएफ मैसेज भेजा 224.0.0.5 पे। उसके बाद मैंने R1 पर, मैंने है ना हम्म। R1 पे एक दो लूप बैक्स क्रिएट किए हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। शो ओके। आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अननेसेसरी। ठीक है, तो R1 पे मैंने ये दो लूप बैक्स क्रिएट करके रखे हैं। ओके। तो R1 क्या वन कर रहा है, वन। इन दोनों के बारे में R2 को बता रहा है। ठीक और है। यहां देखोगे, R1 जो है, देखो ये हम्म। लिंक 1.1.2.1 जो कि है R1 का एक लूपबैक एड्रेस, लो बैक। ओके। उसके बारे में R1 जो है R2 को बता रहा है। हम्म। ठीक है, और यहां देखो, हाँ यहाँ पे दिख जाए ये 1.1.1.1, 1.1.2.1। ठीक है, ये दोनों जो है R1 के लूपबैक एड्रेस है। ठीक है, हाँ जी। और R1 जो है R2 को कॉस्ट भी बता रहा है कि मेरी कॉस्ट क्या है यहां तक पहुंचने की। ये मेट्रिक देख रहे हो, मेट्रिक, हाँ मेट्रिक जी। बेसिकली कॉस्ट होती है। ये सब के बारे में ओके। हम और भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल ये समझो कि R1 जो है हम्म। अपने दो लूपबैक एड्रेस के बारे में बता रहा है, और R1 की इन दोनों तक पहुंचने की कॉस्ट 1 करके बता रहा है। ठीक है। ठीक है, सिमिलरली R2 भी, हम्म। R2 पे भी मैंने दो लूपबैक क्रिएट किए, ये दो।
R2 बोल रहा है कि भाई मेरे पास ये दो लूप बैक एड्रेसेस हैं और इन तक पहुंचने की मेरी कॉस्ट 1 है। ओके। ठीक है, तो अब हम्म R1 को अगर ये दो लूप बैक एड्रेस तक पहुंचना है तो उसको क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला, R1 की R2 तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है। उसके बाद R2 ने ओके। तो पहले ही बता दिया इन दो लूप बैक तक पहुंचने की उसकी कॉस्ट क्या है, वो है 1। तो R1 हम्म को कुछ नहीं करना है, अभी R1 को बस ये पता करना है R1 से R2 तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है। ठीक है, और ठीक। बता देता हूँ, शो आईपी ओएसपीएफ हम्म सीरियल इंटरफेस /c। ठीक है, तो सीरियल इंटरफेसेस पे सीरियल इंटरफेस की कॉस्ट जो है ना वो 64 होती है। ये डिफॉल्ट कॉस्ट है। जैसे मैंने दिखाया था कि यहाँ पे ये देख रहे हो 64, हम्म मतलब वो जो लिंक है उसकी स्पीड है 1.44 Mbps। 1.44 Mbps उसकी स्पीड है, इस वजह से उसकी ओएसपीएफ कॉस्ट 64 है। ये जो हम लिंक यूज कर रहे हैं ना R1 से R2 के बीच की लिंक, हाँ जी। उसकी स्पीड है 1.544 Mbps, जिसकी वजह से ओएसपीएफ ने उसकी कॉस्ट निकाली है 64। तो R1 को पता है R1 से R2 तक जाने की कॉस्ट उसकी 64 है और R2 की कॉस्ट इन दोनों तक पहुंचने की 1 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई 65, हाँ जी। है ना। 64 + 1 65। तो मैं, 65। ठीक है बस, शो आईपी राउट ओएसपीएफ, तो ये देखो R1 की कॉस्ट क्या हुई 2.2.1.1 1.1 2.2.2.1 तक, ये देखो 65 2.1 या 65। 65। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया। हम्म R1 ने खुद देख लिया कि भाई उसको R2 के ये दो लिंक तक पहुंचना है, उसकी इंफॉर्मेशन भी R2 ने दे दी। अब क्या अपन ने हाँ बैठ जी। के आईपी राउट डाला, कुछ नहीं डाला। नहीं। अपन ने सिर्फ ओएसपीएफ इनेबल किया दोनों राउटर्स पे। दोनों राउटर्स ने एक दूसरे को अपनी अपनी इंफॉर्मेशन दे दी। R2 को हम्म R1 को R2 की इंफॉर्मेशन पता पड़ गई, हाँ जी। कैसे जाना है, कौन सा इंटरफेस यूज करके जाना है वो भी पता पड़ गया, नेक्स्ट हॉप हम्म क्या है वो भी पता पड़ गया, और इस दो आईपी तक पहुंचने की R1 की कॉस्ट क्या है वो भी पता पड़ गई। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल ना ही सिर्फ ओएसपीएफ, वो कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, आईएसआईएस, ये तीन हो, ऐसे ही काम करते हैं। ओके। काम करने का तरीका अलग है, बट इवेंचुअली वो यही करते हैं। तो R1 को R2 के लूप बैक पहुंचने का रास्ता, लूप बैक के बारे में पता पड़ गया, उन दोनों तक हाँ जी। पहुंचने की कॉस्ट पता पड़ गई, किसके थ्रू जाना है वो भी पता पड़ गया, और कौन सा इंटरफेस यूज करके जाना है वो भी पता पड़ गया। पता लग गया। ओके। सिर्फ ओएस पे इनेबल करने से इतना कुछ हो गया। हम्म तो अगर मेरे पास 4-5 राउटर है, कितना आसान हो जाएगा, और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ओएस पे इनेबल करना है, R1 को आखिरी तक पहुंचने का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। हम्म ठीक है, हाँ जी। यहां तक समझ आया आज। या कॉन्फ़िगरेशन मैं बाद में बता दूंगा, ये ओके। थियरी और क्या हुआ ये समझ में आया। हाँ जी, ये तो पता लग गया मेरे को कि जैसे आपका ये कॉस्ट वगैरह कैसे और सब ये निकालते हैं सब। हाँ हाँ, हम्म ठीक है, तो आज अपन यहीं पे रोकते हैं। ओके। मंडे अपन फिर से ओएसपीएफ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ठीक है,